मॉर्निंग। प्लान नहीं बना सकते क्या? चलो हो गया ना? बच्चा आवाज आ रही है आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सबको? हाँ जी, हम लोग बात करेंगे बेटा थर्ड मॉड्यूल में, और वो है एसएचएम के बारे में बात करेंगे। इवन ऑसिलेशन एक आर्टिकल होता है जो 4 क्वेश्चन यहाँ से बता है। 2 क्वेश्चन एसएचएम के होते हैं, 2 क्वेश्चन ड्यू है ना। हम पहले एसएचएम की बात करेंगे, बाद में ड्यू की बात करेंगे। एसएचएम में एक पार्टिकल स्पिन करता है, ड्यू के अंदर बहुत सारे पार्टिकल एक साथ ऐसे चलते हैं। तो हम बहुत सारे एसएचएम को एक साथ पढ़े, इससे पहले हम एक सेकंड पहले एसएचएम क्या होता है वो पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद ड्यू की बात। तो टॉपिक का जो नेम होगा वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इसको हम कंसेप्ट बोल सकते हैं ऑसिलेशंस। हेडिंग बनाओ सब लोग, ऑसिलेशंस। टेक्निक में ऐसे चलेगा। टॉपिक का जो नेम होगा वो होगा ऑसिलेशंस, या उसको बोलेंगे ऐसे। ऐसे का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा हार्मोनिक का मतलब होता है पीरियोडिक मोशन। हार्मोनिक या पीरियोडिक दोनों का मीनिंग सेम होता है। कभी इसको हार्मोनिक बोलते हैं, कभी पीरियोडिक बोलते हैं, दोनों का। तो हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस जो होता है उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक। हार्मोनिक मोशन या पीरियोडिक मोशन का सबसे इजीएस्ट केस जो होता है, सबसे इजीएस्ट सिंपलेस्ट केस जो होता है उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो लेकिन उसको सीखे, उसको पढ़े उससे पहले ये तो जानते हैं कि हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो ये कौन है? हार्मोनिक मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस हम पढ़ने वाले। हार्मोनिक मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस, इजीएस्ट केस उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम यहाँ पर इसको पढ़े से पहले ये तो जाने कि हार्मोनिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। क्या होता है पीरियोडिक मोशन? तो सर ऐसे मोशन जो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में डेफिनेट पाथ पर बार-बार अपने आप को रिपीट करते हैं। एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में डेफिनेट पाथ पर बार-बार अपने आप को रिपीट करते हैं, उन मोशंस को हम बोलते हैं पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशंस। बच्चों एक ही बात में एक स्टेटमेंट की बात है, डेफिनेट टाइम में बार-बार अपने आप को रिपीट करते हैं, डेफिनेट टाइम में रिपीट करते हैं, डेफिनेट पाथ पर रिपीट करते हैं और रिपीट करते हैं। तीन बातें इंपॉर्टेंट और तीनों पर इंपॉर्टेंट है, तीनों पर क्वेश्चन। ऐसे मोशन जो डेफिनेट टाइम इंटरवल में डेफिनेट पाथ पर बार-बार अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं, हम मोशंस को बोलते हैं पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशंस। पाथ भी डेफिनेट होना चाहिए, टाइम इंटरवल भी डेफिनेट होना चाहिए और बार-बार रिपीट। आपकी एनसीईआरटी का पहला ऑब्जेक्टिव मतलब पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट यही है। उसने क्वेश्चन पूछा, एक रिवर बह रही है, रिवर के एक बैंक पे आदमी खड़ा है, वो क्या करता है, रिवर में जंप मारता है, रिवर को क्रॉस करता है, दूसरे बैंक को क्रॉस करता है, फिर वापस जंप मारता है, रिवर को क्रॉस करके वापस उसी बैंक पे जाता है और लौट के वापस आ जाता है, अपना मोशन स्टॉप करता है। तो ये मोशन पीरियोडिक हुआ, ये मोशन पीरियोडिक हुआ। तो सर ये मोशन तो एक ही बार हुआ है, जाके लौट के आ गया और घर पे चला गया। अगर ये मोशन बार बार रिपीट हो जाए, लौट के आए, जाए लौट के आए, जाए लौट के आए, जाए लौट के आए, तो बात कर सकते हैं पीरियोडिसिटी। यानी पीरियोडिक मोशन अगर है तो उसकी पहली सिचुएशन, पहली कंडीशन क्या है कि मोशन शुड बी रिपीटेड नेचर, बार बार रिपीट करना चाहिए। तो बोल पाए कि आपके हाथ की बॉडी है, तो पहली कंडीशन है मोशन शुड बी रिपीटेड। वो एक ही बार हो रहा है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसको मतलब पीरियोडिसिटी। और फिर दूसरा, डेफिनेट टाइम में बार बार रिपीट होना चाहिए, और जिस डेफिनेट मिनिमम टाइम इंटरवल में बार-बार वो मोशन आपको रिपीट करता है, वो टाइम इंटरवल उस मोशन का टाइम पीरियड कहलाता है। करते हैं फिर टाइम पीरियड होते हैं।
तो वो मोशन है ना, वो टाइम इंटरवल्स को बार बार अपने आप को रिपीट करता है, उस टाइम इंटरवल क्या बोलते हैं, उसका टाइम इंटरवल भी डेफिनेट होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी डेफिनेट होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और तीसरा डेफिनेट पाथ को रिपीट होना चाहिए, पाथ भी कांस्टेंट होना। ऐसे मोशन जो बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं, डेफिनेट टाइम इंटरवल बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं, डेफिनेट पाथ को रिपीट करते हैं। वो सारे एग्जांपल्स हैं मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। अभी पाथ डेफिनेट है ना, टाइम इंटरवल भी डेफिनेट है, क्या होगा मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार स्टॉप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्पीड अगर बदल गई तो फिर टाइम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होगा, पीरियोडिक मोशन ऑफ हेड्स ऑफ क्लॉक, पीरियोडिक मोशन, ये सब पीरियोडिक मोशन। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सब और एग्जांपल मान लीजिए मैंने ऐसा दिया कि मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल पैनल है, यहाँ पर स्प्रिंग पैनल है, प्लेन पट्टी, यहाँ पर अगर मान लीजिए एक सिंपल पैनल, यहाँ पर स्प्रिंग पैनल है, प्लेन पट्टी पे बच्चों यहाँ पर अगर देखें तो स्प्रिंग ये इसकी मास सिस्टम है, वर्टिकल यहाँ पर बैलेंस आपको तरीके को तो देयर ग्रेविटी मैच, उसके ऊपर यहाँ पर एक फोर्स आएगा कैच, कैच और एफ दोनों बराबर, दैट फोर्स इक्वल है, ये क्या बोलते हैं इसको। अब मैंने इसको मान लीजिए एक्स अमाउंट से पुल किया और छोड़ा, अगर इसकी मीन पोजीशन से बॉडी अगर रुका हुआ है, रेस्ट में इसको एक्स अमाउंट से पुल करके छोड़ता हूं तो बॉडी अप एंड डाउन मोशन कर सकता है। जब इसको एक्स अमाउंट से पुल करता हूं तो यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है, इफेक्ट है ना, kx, और उसके से बॉडी अप एंड डाउन मोशन कर सकता है। ये है स्प्रिंग मास सिस्टम प्लेन वर्टिकल पर रोटेट सपोर्ट से पहले उनका का बॉडी को पुल करके छोड़ दें तो बॉडी अप एंड डाउन मोशन कर सकता है। अब हाथ से कोई मोशन भी बार-बार रिपीट हो रहा है, और ये मोशन ऐसा रिपीट हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर डैम्पिंग को एक्सेस मानूं, यहाँ कोई डैम्पिंग नहीं, कोई अपोजिट फोर्स, कोई एयर कंप्रेशन नहीं है, ये मोशन का जो फिनोमेना हो रहा है बार-बार जनरेट करना रिपीट हो रहा है, टाइम को बिगा रहता है कांस्टेंट, और उसका पाथ भी कांस्टेंट होता है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी लॉस तो पाथ भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, बार-बार रिपीट हो रहा है, मोशन कैसा होगा। फिर कंडीशन हम ध्यान रखेंगे, तीन बातें फॉर्म है ना, ऐसे मोशन जो डेफिनेट टाइम में होता है, डेफिनेट पाथ पे बार-बार अपने आप को रिपीट करते हैं, अब इसका कैटेगरी और आता है, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। तो तो सर एक फिक्स पॉइंट के बाद मेन पोजीशन के बाद बॉडी अप एंड डाउन टू एंड फ्रो परफॉर्म करता है ना, ऐसे मोशन जिस पर पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के बाद अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करता है, या एक फिक्स पॉइंट के बाद मेन पोजीशन के बाद टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करता है, हम उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी। पीरियोडिक का क्या डिफरेंस है, पीरियोडिक तो मतलब रिपीटेटिव, बार-बार रिपीट हो, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट बार-बार अपने आप को रिपीट करे, उसको बोलते हैं। पर ऐसे मोशन जो एक फिक्स पॉइंट के बाद बॉडी अप एंड डाउन टू एंड फ्रो परफॉर्म करता है, हम उस मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी। आपको तो इसको कभी ऑसिलेटरी बोलते हैं, कभी वाइब्रेटरी, एक ही बात है, इसका मीनिंग से कभी ऑसिलेशन बोलते हैं, कभी वाइब्रेशन, बस बोलने में डिफरेंस होता है। ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जो एक फिक्स पॉइंट के बाद अप एंड डाउन टू एंड फ्रो हो रहा है, वो फास्ट फास्ट हो रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फास्ट फास्ट हो रहा है, उसकी मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत छोटा है, तो हम वाइब्रेशन। पर अगर पार्टिकल, अगर बॉडी एक फिक्स पॉइंट के बाद अप एंड डाउन टू एंड फ्रो हो रहा है, और इस प्रकार से हो रहा है कि धीरे धीरे, तो उसकी मोशन का एम्पलीट्यूड बड़ा है थोड़ा, तो हम उसको ऑसिलेशन बोलने की बात। दोनों देखो, दोनों का टेक्निकल मीनिंग सेम है, पर दोनों में बोलने में कभी डिफरेंस कर देते हैं। जो फास्ट फास्ट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। सपोज मैंने कहा स्प्रिंग का सिस्टम क्या करता है, ऑसिलेशन, क्या करता है, धीरे धीरे करेगा ना ऑसिलेशन। सिंपल पेंडुलम क्या करता है, ऑसिलेशन। पर अगर मैं आपसे बोलूं ट्यूनिंग फॉर द प्राउंड, वाइब्रेशन, गिटार का वायर, वाइब्रेशन, तो वो भी एक फिक्स पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो अप एंड डाउन है, ये भी एक फिक्स पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो अप एंड डाउन है, लेकिन ये थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। दोनों का टेक्निकल मीनिंग सेम सेम है, बस बोलने में कभी डिफरेंस नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन को ऑसिलेशन, सॉरी वाइब्रेशन, और लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन ऑसिलेशन। तो बताइए, आप ये बता सकते हैं कि क्या सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं? अच्छा, सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है? सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है। आप बताओ, ये मोशन ऑफ हेड्स ऑफ क्लॉक कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, लेकिन बताओ एक की जो नीडल्स है, इसकी जो हेड्स है, एक फिक्स पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो अप एंड डाउन करती है क्या, इसका मतलब ये ऑसिलेटरी है। अगर सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन, इसका मतलब मोशन कैसा होगा, पीरियोडिक है पर नॉट ऑसिलेटरी, एक फिक्स पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो अप एंड डाउन, इसका मतलब सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी।
और क्या सभी ऑस्किलेटरी मोशन पीरियोडिक, क्या सभी ऑस्किलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं? क्या सभी ऑस्किलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं? सबसे बड़ा मिस्टेक। हम ध्यान रखें एससीबी का पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बात को लेकर सभी ऑस्किलेटरी मोशन पीरियोडिक। आपने मान के चलो कि यहाँ पर ये फिनोमेना हो रहा है, बताओ ये ऑस्किलेशन हो रहा है। अगर मैं डैम्पिंग को एब्सेंट मान लेता हूँ, यहाँ पर कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो बताओ इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और इसका पाथ भी कांस्टेंट है, अप एंड डाउन यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर डैम्पिंग प्रेजेंट हुई तो इसके मोशन का एम्पलीट्यूड पहले बड़ा होगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। मतलब इसके मोशन का पाथ अगर हम देखें वैसा होगा। पहले तो ये यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर तो यहाँ पर पाथ बड़ा होगा, पाथ छोटा हो गया, तो पाथ छोटा हुआ, तो पाथ छोटा हो गया। पीरियोडिकली कंडीशन रखी, पाथ भी कांस्टेंट रहना चाहिए, टाइम इंटरवल भी कांस्टेंट रहना चाहिए और बार-बार रिपीट होना चाहिए उस क्वेश्चन को। अगर एक ही बात कंप्लीट है तो अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करें तो ऑसिलेशन तो होती है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट अप एंड डाउन तो होती है, ऑसिलेशन तो है लेकिन पीरियोडिक वहां पर बात बदलता रहता है, टाइम बदलता है। इसका मतलब सभी ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक। अगर सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होना चाहते हैं तो एनर्जी शुड बी कंजर्व। अगर बात तो चेंज हुआ, एनर्जी लॉस होगी। अगर एनर्जी लॉस नहीं करते तो इनका बात भी क्या रहता, एक बार मोशन स्टार्ट होने के बाद जिंदगी भर होगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कांस्टेंट है, अगर सिस्टम की एनर्जी लॉस नहीं मानते हैं तो सिस्टम की अब ध्यान रखेंगे सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते, तो समझ में आता है लेकिन सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक। अगर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होना चाहता है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए, एनर्जी लॉस। याद हो जाएगी बात। आज की बात एकदम करेक्शन कर लेना अपने लैंग्वेज करके, है ना, माइंड के बाद क्या करेक्शन करेंगे कि सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक, अगर सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक चाहते हैं तो सिस्टम की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंजर्व। एनर्जी कंजर्व तो बात कांस्टेंट टाइम पे कांस्टेंट और यही से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी तो बाकी सब बेसिक है, लेकिन जो टाइम पे काम की बात या काम की बात कि सभी को मिले तो सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं, तब होंगे जब एनर्जी कंजर्व नहीं हो, मतलब कंजर्व होगी, एनर्जी लॉस नहीं होगी, ये बात है। और सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते, लेकिन नॉट नॉट डाल के पहला हम स्टार्ट किए से करके लिखना है, डाल दो या एसेंशियल या ऑसिलेशन उसके लिए पहला ही पॉइंट यहां पर नॉट और भी ध्यान रखो, बाकी सब बातें वैसे से समझाते हैं। All oscillatory motions are periodic motions if 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 there is no loss of energy is considered, if there is no loss of energy is considered, if there is no loss of energy is considered, but all periodic motions are not an oscillatory motion, but all periodic motions are not an oscillatory motion, but all periodic motions are not an oscillatory. Example UCM, मतलब इसका एग्जांपल पीरियोडिक है तो ऑस्किलेटरी लग जाएगा सबको। अब देखो ये तो हुआ पीरियोडिक ऑस्किलेटरी की बातें हुई। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे बेटा, तो ऑस्किलेटरी को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। हेडिंग बनाओ आपको उसके बाद जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ एन ऑस्किलेटरी, ऑस्किलेटरी ऑस्किलेटरी मोशन को अगर मैं लिखूं मैथ में तो देखो उसकी क्या इक्वेशन ये देखना है। तो ये ऑस्किलेटरी मोशन कैसे होता है, तो एक फिक्स पॉइंट के बाद अराउंड 42 टू एंड फ्रो करता है ना। तो बोलते हैं यहाँ पर देखो इसके मोशन के पास स्टडी करें ना बेटा, यहाँ पर ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ पर बॉडी है और इस बॉडी का मास यहाँ पर m है और यहाँ पर इसको टू एंड फ्रो करता है।
या यूं कहते हैं लोग यहाँ पर स्प्रिंग मास सिस्टम डायग्राम ताकि आपको फील आए। इसके मोशन में अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर प्लेन हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम है और ये इसकी एक होती है, यहाँ पर बॉडी नेट फोर्स 0 रखी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हल्का सा एक समान खींच कर छोड़ते हैं। जब खींच कर छोड़ते हैं तो बॉडी तुरंत मोशन करना स्टार्ट। जब मैं एक समान से खींचूंगा छोड़ूंगा तो बॉडी लौट के वापस आ जाएगी, इसको तो आगे नहीं जाएगी। प्रैक्टिकल फिनोमेना आप खुद कर रहे हैं, बॉडी रखी है ना इंटरेस्टिंग सरफेस पे, बॉडी को खींच कर छोड़ता हूं तो बॉडी और आगे जाएगा, लौट के वापस आएगा। इसका मतलब कि इसका एक्सट्रीम किया जाता है, उस एक्सट्रीम को पॉजिटिव एक्सट्रीम किसे कहते हैं, वो पोजीशन जिसके बाद बॉडी आगे ना जाए। तो बॉडी को मैंने पुल किया तो पहले बॉडी जाएगी ऐसे, लौट के वापस आएगी तो वापस लौट के आ जाएगी, और जब बॉडी आएगी तो मीन को रुकेगी, इधर स्टॉप मोशन आ जाएगा, तो बॉडी फिर इधर जाएगी और यहाँ पे एक लिमिट तक जाएगी, उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सट्रीम। नेगेटिव एक्सट्रीम है ना, पॉजिटिव नेगेटिव और लौट के वापस आती है। अपना एक्साइटेड थोड़ा करते हैं बार-बार मोशन होता है ना, स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ पुल करके छोड़ा तो बॉडी। हमने जब इसको एक्स अमाउंट से पुल किया तो इसमें फोर्स जनरेट होता है, हिस्टोरिक फोर्स, और वो फोर्स आप जानते हैं कितना लिखते हैं यहाँ पर, ये एक्स होता है, ये डायरेक्शन आपको माइनस होता है, ये एक्स पॉजिटिव ये माइनस। हमने बोला यहाँ पर ये फोर्स यहाँ पर एक्स लिख रहे हैं, लेकिन आप तो बोले कि फोर्स जनरेट हो रहा है, मतलब फोर्स ये स्प्रिंग मास सिस्टम में एक्स बोल रहे हैं हम, वो दूसरा भी तो हो सकता है सिस्टम। तो हमने बोला जब भी हम इसको एक्स अमाउंट से पुल करेंगे तो यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है, ये फोर्स हिस्टोरिक फोर्स कहलाता है, ड्यू टू इलास्टिसिटी सिस्टम जनरेट होता है। कहां से आएगा इलास्टिसिटी, और ये है ना फोर्स इस बॉडी को कितना, ये एक्स और एफ हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अरे दोनों अपोजिट होते हैं, कोई बॉडी ऑस्ट्रेट होती है। हमेशा ध्यान रखिए एक्स अगर पॉजिटिव है तो एफ नेगेटिव, तो अगर एक्स नेगेटिव है तो, और ये एक्स जो डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का, ये हमेशा मीन से मेजर किया जाता है, बॉडी के आउटपुट इम्प्रूव करने के लिए इसका रेफरेंस मीन सिस्टम होता है। तो एक्स का डायरेक्शन हमेशा अभी फ्रॉम द पीक ऑफ मीन से इसको स्टडी करते हैं, एक्स को है डिस्प्लेसमेंट है, और इसका जो टेल है ये वेक्टर क्वांटिटी बता रहा है, वेक्टर टेल हमेशा मार्क डायरेक्शन में साबित होता है, बॉडी जा रहा है तब भी अवे फ्रॉम द मीन, उधर से आ रहा है तब भी अवे फ्रॉम द मीन। एक्स कहां से पढ़ेंगे, मीन से पढ़ेंगे। फोर्स जो होता है यहाँ पर हिस्टोरिक फोर्स होता है, वो बॉडी पर हमेशा टूवर्ड में काम करता है, बॉडी में। तो ये एफ और एक्स यहाँ पर होते हैं, हर ऑस्ट्रेटरी मोशन होता है, ठीक है। ये फोर्स पिक्चर में तभी आएगा जब एक्स, अगर एक्स नहीं है तो फोर्स नहीं होता है, बॉडी के ऊपर रेस्ट करेगा। तो एक्स अगर नहीं है, एक्स का वैल्यू 0 तो बॉडी कहां पर होगी, और जब मीन पर होगी तो एक्स का वैल्यू 0 तो फोर्स पर तो बॉडी रेस्ट। जैसे एक्स पिक्चर में आएगा फोर्स पिक्चर में आएगा, तो और उसके बाद बॉडी टू एंड फ्रो होगी। यहाँ पर अगर मैं देखूं इसकी इक्वेशन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर होता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स पावर एन, इसका मैथमेटिकल एफ यहाँ पर जो भी होता है इसको रिस्टोरिंग फोर्स, ये बॉडी को रिस्टोर करना चाहता है, ये बॉडी पर इलास्टिसिटी जनरेट होता है इस बॉडी। ये एक्स यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कहां से मेजर किया जाता है, ऑलवेज यहाँ पर हम कहां से करते हैं, पी पोजीशन से करते हैं। जो बॉडी ऐसा जब करता है, जो पार्टिकल ऐसा जब करता है, उसका ये एक्स है डिस्प्लेसमेंट और एफ और एक्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर दिखाता है, अपोजिट डायरेक्शन में शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन में शो करता है। लेकिन इसमें पॉइंट आ रहा है एन, यहाँ पर एन और होता है, और ये जो एन का वैल्यू यहाँ पर होता है ना बेटा, इस एन का वैल्यू यहाँ पर ये 1 3 5 7 कोई भी एन ऑड इंटीजर होता है। बच्चों 1 3 5 7 9 कोई भी ऑड इंटीजर हो सकता है, ये एक जनरल इक्वेशन बोल रहा हूं, कोई भी ऑसिलेटरी फंक्शन अगर दुनिया में हो रहा है तो इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर एन का वैल्यू हमेशा ऑड होता है, कभी भी हो सकता। अगर ये इवन हो गया तो ये ऑसिलेटरी फंक्शन है, तो कैसे समझाओ मैं, वैसे यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे ए पर एक्स हमेशा किसी भी का होना चाहिए। अगर एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और अगर एक्स नेगेटिव तो फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये इवन पावर हो गई, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगी इसका मतलब जिस डायरेक्शन में एक्स है उस डायरेक्शन में फोर्स भी काम कर रहा है, तो बॉडी को और आगे ले जाएगा, कभी लौट के वापस बॉडी आएगा, तो बॉडी लौट के वापस नहीं आएगा। तो हम मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास कि ऐसा कोई मोशन है जिसकी इक्वेशन है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x पावर। अब हम चेक करते हैं कि ये वास्तव में पॉजिटिव है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं x का वैल्यू सपोज करें पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का होल स्क्वायर, पॉजिटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव, और आगे क्या आ रहा है, इसका तो फोर्स कैसा हो गया,
फोर्स नेगेटिव है, ओहो सर आप हो रहा है पॉजिटिव का नेगेटिव, ये प्लस है, ये माइनस है, अपोजिट रखते हैं। अब हम एक्स को नेगेटिव रखते हैं, तो नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और आगे फोर्स वापस, ओहो इसका मतलब यहाँ तो हो रहा है पर यहाँ दोनों से एक तरफ तो लौट के आ जाएगा लेकिन दूसरी तरफ जाएगा तो दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन होंगे, और जब दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में है तो बॉडी कभी लौट के वापस नहीं जाएगी, आगे जाती जाएगी लौट के कंडीशन है ऑसिलेटरी मोशन के लिए कि हमेशा यहाँ पर एक की वैल्यू है 1 से ये हमेशा और रिजल्ट होगा, ये कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा, कभी यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कभी करना होगा। दुनिया में जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है उसको अगर मैथ में प्रेजेंट करते हैं एक के वन पर। अब एक बात और सुने, जितना n का वैल्यू ज्यादा होता है उतना ही यहाँ पर मोशन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड शो होता है, कॉम्प्लिकेशन शो होता है। आप सोचो n का वैल्यू बढ़ाते जाइए x का वैल्यू बढ़ता जाए, x का स्क्वायर, x का क्यूब, x का 5 सपोज यहाँ पर x का वैल्यू 2 है और यहाँ पर पावर 2 का पावर 8, और अगर ये 2 का पावर 5 होता तो 32, इसका मतलब पहले 8 था 32, इसका मतलब जितना पावर ज्यादा होता है उतना फोर्स का वैल्यू ज्यादा होता है, जब फोर्स का वैल्यू ज्यादा होता है तो बॉडी पूरा घुसते नहीं करती, उछल उछल के आता, वो मोशन यहाँ पर पूरी ऑसिलेट की है लेकिन वो मोशन कॉम्प्लिकेटेड होता है वहां पर। अब ध्यान रखेंगे n का वैल्यू हमेशा और होता है बट टाइप से डिफाइन होता है, और जितना n का वैल्यू ज्यादा होता है उतना मोशन कॉम्प्लेक्स होता है, और जितना n का वैल्यू कम होता जाता है उतना ही मोशन आसान होता जाता है। अगर n का वैल्यू सबसे छोटा कर दिया जाए, बोलो अगर n का वैल्यू सबसे छोटा क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ n का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाए देन फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 होता है और ये n का वैल्यू सबसे छोटा है, इस कंडीशन में इक्वेशन ऐसे बनेगी, और इट इज द simplest case, easiest case of oscillatory motion and it is called as अगर n का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाए then f is equal to x and it is the simplest case of an oscillatory motion called as मतलब हम चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, उसका इंट्रोडक्शन है ये हमारा एसएचएम हमने बोला कि अगर एसएचएम की बात करें ना बेटा तो उसकी पहली कंडीशन है कि मोशन शुड बी ऑसिलेटरी। देखो ना ये सब कौन है, ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन है, पर यहाँ पे n का वैल्यू 1 हो जाए सबसे सिंपलेस्ट केस ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस इजीएस्ट केस जब n का वैल्यू, और जब n का वैल्यू 1 हो तो इसके बाद गैप इस तरह के ट्रांसफर के बाद 1 होगा, और ये ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस हम इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, इजीएस्ट हार्मोनिक मोशन, इजीएस्ट पीरियोडिक मोशन। इस पूरे चैप्टर में हम जो बात करेंगे तो सभी ऑसिलेटरी मोशन ऐसे, तो क्या सभी एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, या सभी ऑसिलेटरी मोशन ऐसे, ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस इजीएस्ट केस की कमेंट का वैल्यू 1 हो जाए तो उसको बोलते हैं। ये एसएचएम की दो कंडीशन आपके हमारे पास, पहली कंडीशन मोशन शुड बी ऑसिलेटरी, अगर हम एसएचएम चेक करना चाह रहे हैं तो दो बात करेंगे, या ऑसिलेट हो रहा है ना, एक वन जब फ्लो हो रहा है ना, हां हो सकता है, तो दूसरा वहां जो फोर्स है वहां जो एक्स है वो दोनों तरह के दो डायरेक्शन में काम होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब इसका ऑपरेटिंग मोशन को होता है ऐसा तो ये प्रोसेस होता है जो रास्ते से होता है जो हमारा है, और इसका मतलब जितना पावर ज्यादा होगा तो मोशन क्रिटिकल होगा, कॉम्प्लेक्स होता है, पर जितना पावर कम होगा उतना मोशन आसान होता जाता है। अगर एन वाली सबसे छोटा कौन 1, ये क्या बन जाता है सिंपलेस्ट केस, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक। नोट कर यार, और कैसे करना है तो बता, अबे ये क्या है तो बता, ओहो दूसरी बात थोड़ा जोर से बोलो, अरे जोर से बोल तो रहा हूँ यार।
जोर से बोल रहा हूँ भाई, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सर? राइट क्लियर नहीं है। अभी मार्किंग कर लेते हैं, आप नोट कर लो पहले दोस्तों। बेटा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिख तो रहा है उनको, पर चालू नहीं है वो, स्क्रीन से बाहर। हाँ ओके, अंदर चुप नहीं, एक्चुअल में मार्किंग होनी चाहिए वहां, तो मार्किंग की है जहां पर भी आना हो गया बड़ा लिखो। हाँ यार, ऑनलाइन वाले बच्चों, ये जो एन का वैल्यू लिखा है ना एरो बना के, ये एन का वैल्यू यहाँ ओड इंटीजर होता है। आप ऐसा लिख लेना, एन का वैल्यू, मैं एक बार फिर लिखता हूँ इक्वेशन, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर एन होता है बेटा। और यहाँ एन का वैल्यू जो होगा ना, ये होगा 1 3 5 एंड सो ऑन, एन ऑड इंटीजर। ये आप लिखेंगे, बाकी तो आपको दिख रहा है सब, तो ये बात वहां पर लिख लेना है। एन का वैल्यू 13579 कुछ हो सकता है, ये और होगा तो ये ऐसे ऑस्किलेटरी मोशन होगा। द राइट साइड्स की मार्किंग अभी करके जाना, अगली बार करेंगे। बच्चे हो ये बीच में लिखिए इसको, कॉर्नर में डायग्राम अब तो दिख जाएगा। तो आप लिख लो, उसको गिराऊंगा फिर, पता नहीं आना। इधर की मार्किंग देख सकते हो। हाँ सर, हाँ बेटा, ऐसे तो हाँ हाँ ये बोल सकते क्योंकि अभी कौन सा होगा ना उसका, क्योंकि एस एच एम हम मन में आइडियल कंडीशन होता है। वैसे दुनिया में प्रैक्टिकल ऐसे होता है, तो प्रैक्टिकली तो एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है, एसिड लॉस होता है, एसिड लॉस होता है, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो हम जो पढ़ रहे हैं ना बस ऐसे, ये आइडियल लिख लिया आप लोगों ने। चलिए पास पर ध्यान से, ये जो डायग्राम है बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, ये डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूँ, आप बना लेना, फिर तो मार्किंग कर लेते हैं उसके पीछे बातें। ठीक है ना? ये जो डायग्राम मैंने बनाया था भाई, वो डायग्राम आप दोबारा बना लें। स्प्रिंग मास सिस्टम प्लेन हॉरिजॉन्टल में था, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, और ये बॉडी इनिशियली रुकी हुई थी, तो ये बॉडी का मेन पोजीशन है ना भाई। और यहाँ पर मैं बॉडी को हल्का सा एक समान से खींचकर छोड़ता हूँ, तो यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है ड्यू टू इलास्टिसिटी, और ये बॉडी स्पेसिफिक पर इसके बीच में टू एंड फ्रो कर रहा होता है। तो ये मोशन की मेन पोजीशन है, ये इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम बोलते हैं भाई, पॉजिटिव एक्सट्रीम इसको कहते हैं, और ये इसका नेगेटिव एक्सट्रीम कहलाता है ना। एक्सट्रीम बॉडी यहाँ से जाती है ऐसे, फिर लौट के वापस आती है, इनर्शिया मोशन तो रुकती नहीं, वापस लौट के आती है और इसे आती है, फिर टू एंड फ्रो कर रही है। ये मोशन यहाँ पर होता है, बस यहाँ पर ध्यान रखेंगे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा एक्स की पावर एन होता है। एन का वैल्यू 1 3 5 7 एंड सो ऑन, यहाँ पर एन और इंटीजर होता है। ठीक है, फोर्स का वैल्यू जानते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है भाई। और ये माइनस यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है कि दोनों हमेशा अपोजिट होगी, और अपोजिट होगी तो ही ये बॉडी ऑसिलेटरी मोशन करेगी। और एक्स यहाँ पर कौन है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब चलिए वापस आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रिजल्ट क्या बना कि दुनिया में कोई एसएचएफ है, उसकी पहली कंडीशन मोशन शुड बी ऑसिलेटरी, और दूसरी कंडीशन क्या आई बेटा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1। अगर ऐसा होगा तो मुझको बोलता है
मतलब सभी एसएचएम ऑसिलेटरी होते हैं पर सभी ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम नहीं। ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस ईजीएस्ट केस जो होता है, स्पेशल केस उसको होता है एसएचएम। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है कि एसएचएम का इंट्रोडक्शन, ये हम आगे स्टार्ट करेंगे कितना कैसे होगा, पर वो करेंगे कल। आज कुछ नई बातें करते हैं। आज हमारी एनसीईआरटी जैसे पढ़ाती वैसी बातें करते हैं। हमारी एनसीईआरटी इसके बाद कोई आर्टिकल यहाँ पर पढ़ाती है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। क्या पढ़ाती है? अब ये जो मोशन इस चैप्टर में पढ़ने वाले ना, पीरियोडिक मोशंस, हम इन मोशंस को मैथ में कैसे लिखते हैं वो देखना चाह रहे हैं। तो मैथ में जिन फंक्शन से इन मोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिक फंक्शंस। थोड़ी सी मैथमेटिक्स आएगी, घबराना मत। ठीक है ना? अभी हलवा बनाएंगे आप सबके लिए, बस आपको हलवा खाना है ठंडा करके, है ना? हलवा का मतलब बिल्कुल रेडीमेड, बस आपको खाना है। पर वो बनता कैसे पहले सीख लिया आप बोलते हैं दुनिया में है ना, जितने भी पीरियोडिक मोशंस होते हैं उनको मैथ में लिखते हैं। तो मैथ में लिखने के लिए जिस फंक्शन का यूज करते हैं उन फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। अब आपको पता है ये फंक्शन है, ये मोशन कैसे रिपीटेड रिलेटेड होते हैं और एक लिमिट तो होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी का पाथ इनफाइनाइट हो जाए, पार्टिकल जाए इनफिनिटेबल लौट के वापस आए, फिर जाए इनफिनिटेबल। अगर कब आएगा? हम मर जाएंगे तब आएगा क्या? तो पाथ भी लिमिटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी एब्सोल्यूट इनफिनिटी हो जाए। तो यहाँ पर मोशन का जो पाथ है वो लिमिटेड होता है और दूसरा ये बार बार रिपीट करता है। तो मैं बोलता हूँ ऐसे फंक्शन जो इनको मैथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऐसे वो कौन से फंक्शन होते हैं? यार हमने देखा मैथ में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, और ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इन सबको हमने देखा, तो इन सब के केवल दो ही ऐसे फंक्शन होते हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, जो इस तरह की मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोले साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऐसे फंक्शंस होते हैं बेटा जिनका एक्सट्रीम वैल्यू लिमिटेड होगा +1 से -1, और वो ऐसे मोशंस होते हैं, ऐसे फंक्शंस होते हैं जो डिफरेंट टाइम के बाद अपनी वैल्यू को बार-बार रिपीट करते हैं। साइन थीटा का आपने ग्राफ देखा होगा ना, ऐसे ग्राफ होता है। यहाँ पर अगर देखें तो ग्राफ यहाँ पर ऐसे होता है, ऐसे कोस का ग्राफ भी यहाँ पर ऐसा होता है, उसके बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन एंड कॉस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो डिफरेंट टाइम के बाद अपनी वैल्यू को बार-बार रिपीट करते हैं। साइन और कॉस ऐसे फंक्शन होते हैं जो डिफरेंट टाइम में वैल्यू को बार-बार अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, और रिपीट इस प्रकार से करते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू वेल डिफाइंड है। और इसीलिए दुनिया में जितने भी पीरियोडिक मोशन है हम साइन कॉस के ऊपर देखते हैं, वो तो दूसरा बोले टैन थीटा को यूज नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले टैन थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, और हमारा कोई पीरियोडिक मोशन ऐसा नहीं जिसमें इनफाइनाइट पाथ है। देखो तो टैन थीटा कभी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, कोट थीटा नहीं कर सकता, सेक थीटा नहीं कर सकता, कोसेक थीटा नहीं कर सकता, एक्सपोनेंशियल नहीं कर सकता, लोग नहीं कर सकता। जितने भी यहाँ पर फंक्शन अगर मैथ में देखें तो जितने भी फंक्शन की तरफ देखें तो उसका कोई भी ऐसा फंक्शन है साइन थीटा और थीटा जो इस तरह की प्रॉपर्टी को रखते हैं, इस तरह के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एक्सट्रीम वैल्यू वेल डिफाइंड प्लस से माना सकते हैं, और ये डेफिनेट टाइम के बाद अपने वैल्यू को बार-बार रिपीट करते हैं, और इसलिए पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने में यूज किए जाते हैं। आज की बात फिक्स हो रही है आपके हमारे साथ क्या दुनिया में जितने भी पीरियोडिक मोशन हैं वो सब केवल साइन और कोस की लैंग्वेज में होते हैं, साइन और कोस की लैंग्वेज से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दुनिया में जितने भी पीरियोडिक मोशंस होते हैं वो सब साइन कोस की भाषा में होते हैं, साइन कोस के वर्ड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तीसरा कोई फंक्शन आपको नहीं मिलता है। तो फिर उल्टा बोल रहा हूँ, जितने भी साइन कोस के फंक्शन है क्या वो सब पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसा नहीं। दुनिया में जितने भी पीरियोडिक मोशन है, मेरी बात सुनो, दुनिया में जितने भी पीरियोडिक मोशन है क्या वो सब साइन कोस की भाषा में होते हैं? यस सर होते हैं सर, मानते तो होगा ऐसा, किसी भी भाषा में होगा। तो क्या साइन कोस की जितनी भी भाषा है, साइन कोस के फंक्शन क्या सब पीरियोडिक होंगे? बोले सर ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन अगर वो फंक्शन फॉलो करता है तो हम उसको हमें समझ में आ गया। उल्टा बोला, जो जितने भी पीरियोडिक मोशंस होते हैं वो सब साइन कोस की लैंग्वेज में है। क्या सुनो? और सभी साइन कोस फंक्शन, सभी साइन कोस की लैंग्वेज पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ कंडीशन का पूरा था सकता। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एनसीईआरटी 3 तरह के फंक्शंस पढ़ाती है यहाँ। एक तो पढ़ाती है सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, मतलब वो ऐसे को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल हार्मोनिक फंक्शन मतलब सिंपल हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक होता है सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, एक होता है पीरियोडिक तो है, हार्मोनिक तो है, बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। क्या बोला? समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? रुको, आपको ना जितने भी एसएचएम है, सुनो, जितने भी एसएचएम है क्या वो सब एचएम होते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन, हाँ सर बिल्कुल होते हैं।
अबे हार्मोनिक मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस ही तो एसएचएम है दुनिया में, जितने भी एसएचएम है वो सब एचएम। बोलो यार, तो क्या सभी एचएम एसएचएम होते हैं? तो दो तरह के फंक्शन हो गए ना, एक तो एसएचएम फंक्शन और एक होता है एचएम पर नॉट एसएचएम, एचएम पर एसएच नॉट एसएच। हो गया। हमारी एनसीईआरटी बोलती है भाषा उसकी लैंग्वेज है, हम पढ़ेंगे भी एक क्वेश्चन, तो उसमें क्या बोला, पहला क्वेश्चन क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है ना भाई, और एक होगा पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, बट नॉट, दो तरह के होते हैं फंक्शन, और एक होता है नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक तीन तरह के फंक्शन कौन कौन से, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, और एक होगा नॉन पीरियोडिक। रेडी सब लोग? अब तीनों की कंडीशन बोल रहा हूं मैं, आपको लिखा होगा, सुनना ध्यान से, लिखना मत, कोई बात सुनना मत। ये सब आपके एनसीईआरटी का पॉइंट टू कॉन्टर है, पॉइंट टू कॉन्टर समझते हैं, उसको लिखा भाई सुनना। ऐसे फंक्शन में साइड कोस की भाषा करो, साइड कोस पे कॉन्टर, साइड कोस के लैंग्वेज, ऐसे फंक्शन की साइड कोस के लैंग्वेज होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। आप होता है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट देना चाहिए, एम्पलीट्यूड कभी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, टाइम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, और उस पर डिपेंड एम्पलीट्यूड कैसा रहना चाहिए, टाइम कोस का फंक्शन होना चाहिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी सिंगल होना चाहिए। पूरे फंक्शन में एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी, एक ही टाइप का फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी को सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंपलेस्ट केस कहलाता है, हम उसको सिंपल तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, तो सिंगल फ्रीक्वेंसी एक ही तरह के फ्रीक्वेंसी पूरे फंक्शन को हम उसको सिंपलेस्ट केस मतलब उसको सिंपल हार्मोनिक, कोई चेक नहीं करना, बस ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सपोज, है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया y इक्वल्स टू एक फंक्शन दिया a sin ओमेगा। अब बताओ ये फंक्शन में चेक करना कि एक्स या sin कोस का फंक्शन है, बस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आगे उत्तर मान इसका यस, तो ये एक कांस्टेंट है, टाइम पर डिपेंड, पॉजिटिव डिपेंड, इसका भी sin कोस का फंक्शन है, एब्सोल्यूटली कांस्टेंट है, और इसके भी वैल्यू है। आपको पता है पूरा पूरा फंक्शन एक ही तो है बेचारा, और जो फंक्शन एक ही तो फ्रीक्वेंसी एक ही टाइप की, पूरे फंक्शन में एक ही फ्रीक्वेंसी कौन है, ओमेगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी, sin कोस का फंक्शन है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट सिंगल फ्रीक्वेंसी का वो। मैंने आपसे बोला फंक्शन ऐसा हो गया y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। अब सुनो, हम यहाँ पर देख रहे हैं y फंक्शन कैसा है, ठीक है, तो y फंक्शन में दो पार्ट, इस एंड दोनों साइन कोस की भाषा में, बस सैटिस्फाई साइन कोस, इसका एम्पलीट्यूड कितना, इसका कितना, ओहो अलग अलग है, कांस्टेंट ना, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, पॉजिटिव डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, साइन कोस का भाषा है, एम्पलीट्यूड भी a और b अलग अलग है लेकिन कांस्टेंट है। अब फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी, इसकी कितनी, ओहो दोनों फंक्शन की फ्रीक्वेंसी सेम सेम है, मतलब पूरे फंक्शन में सिंगल फ्रीक्वेंसी है, एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी है। ओहो इसका मतलब ये भाई सब कौन, ऐसे चेक, ये भी ऐसे चेक हो गया और ये भी ऐसे चेक हो गया, सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंपलेस्ट केस ऐसे चेक हो रहा है। पर कभी भी ऐसा क्यों हो जाए कि फंक्शन ऐसा आ जाए कि y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b cos 2 ओमेगा। रुको तो सही, तुम्हें कैसे पता, नहीं तुमने पढ़ लिया क्या पहले, मेरी बात से ये सिली मिस्टेक कहलाती है, जब तक हमें आइडिया नहीं तो हमें क्यों बोलना है, हम क्वेश्चन वही किसके जो में आता है, ये तो बोलना ही नहीं बीच में, अभी तो सीख करना तो। अब बात से पता है, वो साइन कोस का फंक्शन हो, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो, और फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा हो, एक से पर ऐसी ज्यादा हो कि दूसरी फ्रीक्वेंसी उस पहले वाली फ्रीक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल समझते हो, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इंटीग्रल मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कॉम्बिनेशन में हो, तो हम उसको बोलते हैं पीरियोडिक तो है, हार्मोनिक तो है, बट नॉट सिंपल। ये सिंपलेस्ट केस है, फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, इंटीग्रल समझते हैं आप, 2 गुना 4 गुना 3 गुना 5 गुना 6 गुना 10 गुना इंटीग्रल मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम बोलते हैं यार फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा आ गई, इसका भी सिंपलेस्ट केस है। साइन कोस का फंक्शन है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिंगल होने पे सुहा का बेस्ट कंडीशन ऐसे साइन कोस का फंक्शन है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए इंटीग्रल मल्टीपल कॉम्बिनेशन, और सब को बोलते हैं पीरियोडिक बट नॉट एसिड। अब पीरियोडिक को भी समझाता हूं, आप उसके फ्रीक्वेंसी जितने टाइम में ये फंक्शन अपनी वैल्यू को एक बार रिपीट करता है, उतने में ये भाई साहब 2 बार रिपीट करके वहीं पहुंचता है, इसका मतलब ये ऐसा टाइम हो गया जिसमें दोनों ही पार्ट रिपीट कर रहे हैं,
की वैल्यू को बस ये एक बार कर रहा है, ये 2 बार। मतलब ये ऐसा फंक्शन है जो डेफिनेट टाइम के बाद अपने वैल्यू को रिपीट तो कर रहा है, बस फर्क इतना सा इसका एक पार्ट तो एक चक्कर पूरा कर रहा है और दूसरा पार्ट 2 राउंड पूरे करके नहीं पहुंच रहा है। मतलब ये ऐसा टाइम है जिसमें पूरा फंक्शन इसके वैल्यू को रिपीट कर रहा है, बस फर्क इतना सा कि एक बार करता हूं लेकिन इसके बाद 2 बार करता है, मतलब रिपीट तो पूरा हो रहा है। पर ये सिंपलेस्ट केस नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बार करता है इसके बाद 2 बार, मतलब फ्रीक्वेंसी सिंपल नहीं है, एक जैसे फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक तो है पर सिंपलेस्ट केस नहीं, इजीएस्ट केस नहीं, उसको बोलते हैं पीरियोडिक बट नॉट साइन कोस का फंक्शन एब्सोल्यूट कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो इंटीग्रल मल्टीपल कॉम्बिनेशन में पीरियोडिक बट नॉट एसिड। ठीक है, अब किससे कहते हैं ऐसे फंक्शन जो साइन कोस की भाषा में नाम नॉन पीरियोडिक। यार पहले तो मैं साइन कोस देखना पड़ेगा ना, साइन कोस ही नहीं, उसने बोला सर वाई कोस यहां पर लिखो e की पावर माइनस ओमेगा, ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल है तुम्हारे नॉन पीरियोडिक है साइन कोस। वो बोल दे सर ऐसे फंक्शन साइन कोस की भाषा में तो है लेकिन एब्सोल्यूट टाइम पर डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट टाइम पर डिपेंड कर जाए, इसका मतलब वाई कोस यहां पर लिखा मैंने t और ये होगा साइन। देखो साइन कोस की भाषा है सिंगल फ्रीक्वेंसी, लेकिन आपको तो ये एब्सोल्यूट टाइम टाइम तो रुकता नहीं। अब एनसीईआरटी मतलब है टाइम बढ़ता जाएगा तो एमओ भी बढ़ता जाएगा, तो एमओ बढ़ता जाएगा तो बात बोलता है ना पीरियोडिक कैसे होता है, इसका मतलब क्या हो गया। अब ध्यान रखेंगे कि साइन कोस का फंक्शन हो एब्सोल्यूट कांस्टेंट सिंगल फ्रीक्वेंसी, साइन कोस का फंक्शन एब्सोल्यूट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इंटीग्रल मल्टीपल और उसके बाद जितने भी फंक्शन बचे वो सब बेचारे क्या होंगे नॉन पीरियोडिक बना। याद हो जाएगी बात, आप इनको लिखना चाहते हैं लिखे हेडिंग बनाओ पहले पीरियोडिक फंक्शंस, और जैसे मैं लिखूंगा ना बोर्ड पे वैसे लिखेंगे और फिर उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे इन पर कैसे, और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, आपके एनसीईआरटी के 100 एग्जांपल एब्सोल्यूट क्वेश्चन। आप इसमें लिखिए पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस है ना, इसमें आप सबसे पहला फंक्शन लिखेंगे बेटा ऐसे, और इसमें क्या लिखेंगे साइन और कोस फंक्शन प्रेजेंट, फंक्शंस प्रेजेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट एंड हैव सिंगल वन फ्रीक्वेंसी, यूनिक सिंगल वन यूनिक सिंगल वन फ्रीक्वेंसी सिंगल होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और साइन कोस होना चाहिए और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, पीरियोडिक बट नॉट एज पीरियोडिक तो होगा लेकिन साइन कोस फंक्शन, साइन कोस कोस फंक्शंस प्रेजेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। इस वैसा चीजें नहीं है, डबल वैसा चीजें नहीं है, इधर ही बुला लेते हैं साइन और कोस फंक्शंस प्रेजेंट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट एंड हैव इंटीग्रल मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज कॉम्बिनेशन, इंटीग्रल मल्टीपल अगला क्या था नॉन लिखेंगे होल रिमेनिंग, होल रिमेनिंग साइन कोस का फंक्शन हो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट सिंगल फ्रीक्वेंसी होने पे सुहागा मैथ क्या बोलेंगे साइन कोस का फंक्शन हो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा इंटीग्रल मल्टीपल कॉम्बिनेशन,
पीरियोडिक बट नॉट, उसके बाद जितने फंक्शन बचे वो सब क्या होंगे, नॉन पीरियोडिक। अब इन पर हम एग्जाम्पल और आपको जवाब देते हैं, यदि सब लोग ये अप्लाई करना, बस तीनों बातें आपको समझ में आ गई ना, ये तीनों को अप्लाई करके हम एग्जाम्पल लेंगे और उसको आपको जवाब देना। फिर आप उसको पानी भी लगाओ। कोरोना चल रहा है अभी, ध्यान रखना आप लोग सब। हाँ बिल्कुल। घर से मतलब रूम से मतलब हॉस्टल से कोचिंग का कोचिंग सीधा हॉस्टल, क्लास में कुछ चार पकड़ी नहीं खानी है, जैसे खाने भी खा लिया केवल हॉस्टल का खाना और पानी भी करके लेकर, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड नेचर ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, 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 फंक्शंस है ना, आपको फंक्शन में दूंगा बेटा, उनके नेचर बता, फाइंड नेचर ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला फंक्शन आपको दिया मैंने, y इक्वल्स टू a sin 2 ओमेगा, आपको बताना है फंक्शन का नेचर। अरे वाह, अच्छा बैठ गया आप। ये बच्चे इसको बोलते हैं पीरियोडिक बट नॉट, बोले कैसे, बोले तो 2 ओमेगा ना, 2 ओमेगा सब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 ओमेगा है, और है तो बेचारा एक ही टाइप का फंक्शन, एक ही फ्रीक्वेंसी है, सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही फंक्शन है, वैल्यू कुछ हो सकती है, 1000 ओमेगा हो सकती है, ये 2 ओमेगा बेटा वैल्यू है ना। तो साइन कोस का फंक्शन यहाँ पर है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 ओमेगा है, वैल्यू 2 ओमेगा है, पर है तो सिंगल फ्रीक्वेंसी है, हम इसको बोलेंगे ऐसे। अच्छा आपको बताइए ऐसा जब है तो एचएम डेफिनेटली, और जब बेटा ये एचएम है, अच्छा अगर ये, अच्छा मेरी बात, हाँ अगर ये एचएम है, फिर ये एसएचएम है तो एचएम डेफिनेटली है, और अगर एचएम है तो उसका टाइम पीरियड भी होगा, तो टाइम पीरियड निकलना आता कितना आएगा, शाबाश। टाइम के साथ जो टर्म मल्टीपल होती है उस टर्म को ओमेगा कहते हैं, और ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई 3 होता है। बताओ 2 पाई बाई 3 का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना, 2 ओमेगा। टाइम के साथ जो टर्म मल्टीपल होती है उसको ओमेगा कहते हैं, उसको 2 पाई बाई 3 बोलते हैं, जिसको यहाँ पर ऐसा। तो बताओ यहाँ पर टी का वैल्यू क्या बनेगा, 5, इसका टाइम पर यहाँ पर इतना होगा, और ये ऐसे। दूसरा क्वेश्चन, वाइज क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोला ए साइन ओमेगा माइनस बी कॉस ओमेगा, कंफर्म, बोले सर एसएचएम, कोई माइनस से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कोई फर्क है, ये माइनस नहीं है बेसिकली, ये प्लस ऑफ माइनस कोस, प्लस ऑफ, हाँ तो ये माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, ये तो एडिशन ही है एक प्रकार का, बस माइनस कोस का ऐड कर दो, है ना। और आप बोलो साइन कोस का फंक्शन है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, सिंगल फ्रीक्वेंसी, तो बताओ इसको क्या बोलते हैं, एसएचएम होगा, और जब एसएचएम होगा उसका टाइम बता सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन r। अगर फंक्शन कुछ ऐसा आ जाए कि y इक्वल टू यहाँ पर लिखा मैंने a sin ओमेगा प्लस b cos 2 ओमेगा, साइन कोस का फंक्शन है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, पर इंटीग्रल मल्टीपल फ्रीक्वेंसी है। बताओ एक ओमेगा और एक, तो 2 ओमेगा उसका कितना हो गया है, तो मतलब 2 ओमेगा ओमेगा का डबल हो गया, 2 गुना है 2 टाइम्स है, इंटीग्रल मल्टीपल है, क्या बोलेंगे आंसर, यस इसका आंसर जाएगा पीरियोडिक बट नॉट ऐसे। आपको पता है पीरियोडिक ऐसे तो नहीं है, और पीरियोडिक तो है ना, तो पीरियोडिक तो उसका भी टाइप, तो आपके एनसीईआरटी का सोल एग्जांपल है ये, वो बोलता है कि इसका टाइम पर टाइम, तो क्या बात है, इसका टाइम पर निकालना, निकाल ले तो वो कैसे निकाल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, शाबाश। आप बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और इसकी कितनी है, हम मान लेते हैं ओमेगा फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन का टाइम पर सपोज टी है, टी, तो 2 ओमेगा के करस्पॉन्डिंग टी बाई 2, अरे याद है ना फ्रीक्वेंसी डबल तो टाइम पर आधा होता है, फ्रीक्वेंसी डबल तो टाइम पर आधा, तो इसका टाइम पर अगर टी तो कितना हो जाएगा। अब इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन अपना एक साइकिल पूरा करने में टाइम निकल जाती है, और ये कितना लेता है टी बाई 2,
तो इसका टाइम पीरियड भी आ गया, इसका भी आ गया, लेकिन हमें इन दोनों का नहीं चाहिए, हमें तो इस फंक्शन y का चाहिए। हमें ऐसा टाइम चाहिए जिसमें दोनों ही पार्ट अपनी वैल्यू को रिपीट करें। अरे y भी दोनों मिलकर बनाया ना, तो हमें ऐसा मिनिमम टाइम चाहिए जिसमें ये दोनों ही पार्ट अपनी वैल्यू को रिपीट करें, कम से कम एक बार तो करें। तो अगर मैं पूरे फंक्शन का टाइम पीरियड t/2 मिलेगा कितना, बताओ, ये तो एक साइकिल पूरा कर लेगा, लेकिन ये बाधा नहीं कर पाएगा, आधा ही कर पाएगा, इसका मतलब t/2 उसका टाइम पीरियड। पर अगर मैं t लेता हूँ तो ये अपना एक साइकिल पूरा कर लेगा, उतना में ये 2 कर लेगा, ये भी रिपीट कर रहा है और ये भी, इसका मतलब ये टाइम t ऐसा टाइम यहाँ पर है जिसमें इस फंक्शन की दोनों पार्ट की अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं। कम से कम एक बार तो कर रहे हैं, ज्यादा तो कर ही सकते हैं, ज्यादा तो कर ही रहे हैं, ये एक बार कर रहा है, वो कितनी बार कर रहा है, 2 बार, पर कम से कम एक बार तो कर रहा है, और इसलिए वही टाइम इसका टाइम कर रहा है। हम बोलेंगे इसका टाइम t, इसका कितना t/2, लेकिन हमें दोनों का इस फंक्शन का हमें ऐसा टाइम चाहिए जिसमें दोनों ही पार्ट अपनी वैल्यू को रिपीट करें, कम से कम एक बार तो करे। तो बताओ t/2 लेना चाहिए कि t लेना, टी लेंगे तो ये एक सेकंड पूरा करेगा, और उसमें कितना करेगा, तो मतलब दोनों ही वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं, बस ये एक बार नहीं 2 बार कर रहा है, इसलिए सिंपलेक्स टेस्ट तो नहीं हुआ, सिंपलेक्स टेस्ट नहीं हुआ, पीरियोडिक तो है। तो यहाँ पर टाइम पर क्या लिखेंगे, टी, और इसका जो टाइम पर यहाँ पर टी होगा उसकी वैल्यू होगा वैल्यू आएगी, तो टाइम पर टी इसको बोलो 2 पाई/, इन दोनों में से हमें ऐसा टाइम लेना होता है जिसमें कि दो ही शब्द को रिपीट करें, कम से कम एक बार तो करे। अगर फंक्शन में ऐसा y इक्वल्स टू यहाँ पर a sin ओमेगा प्लस b cos 2 ओमेगा प्लस c sin 4 ओमेगा, साइन कोस का फंक्शन है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एक 2 ओमेगा, एक 4 ओमेगा, 2 गुना 4 गुना हो रहा है, ओहो, इसका मतलब भाई साहब पीरियोडिक तो है, पीरियोडिक बट नॉट एज, अब पीरियोडिक थ्रेड का टाइम पीरियड, शाबाश, आप बताओ इस फ्रीक्वेंसी ओमेगा की बात, इसका फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड कितना 3, इसका कितना होगा बेटा 3/2, और इसका, अब हमें ऐसा मिनिमम टाइम चाहिए जिसमें तीनों ही फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करें, टी हो जाएगा, और इसलिए इसके टाइम पे टी की बात करें तो कितना कर देगा 2 पाई, ध्यान रखना टी किसके करस्पॉन्डिंग है, ओमेगा के करस्पॉन्डिंग 2 पाई, इसका टाइम पे यहां पर ऐसा होगा, और यहां पर टी और इफेक्ट नॉट है। फिफ्थ एग्जांपल, और क्या यार, साइन कोस नहीं है, नॉन पीरियोडिसिटी शो करता है, नॉन पीरियोडिक 6 y इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस नॉन पीरियोडिक। अब जो मैं फंक्शन लेने जा रहा हूं उसको समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 का y इक्वल्स टू a sin स्क्वायर, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं, आप बताओ यहाँ पर पावर कितनी आ रही बेटा 2, अभी तक हमने जो भी बात करी वो सिंगल पावर में बात करी, साइड को कम होकर आप लोग बात करी, पावर की बात की जाती है, पावर की सबसे पहले हमारी ड्यूटी इज पावर को हाई, और उसको सिंगल पावर में कर लेते हैं, पावर जब भी एक से ज्यादा आती है, ट्रिक की क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि जब भी पावर एक से ज्यादा आती है, पावर को उठाइए सिंगल पावर में कर देंगे भाई, पूरे यार साइन स्क्वायर के लोग क्या बोलते हैं, बोले सर y इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे a, और ये साइन स्क्वायर का मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है, पढ़ते हैं सर, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, या अगर cos स्क्वायर थीटा होता तो cos स्क्वायर थीटा होता तो 1 प्लस cos 2 थीटा ना बेटा, ये cos स्क्वायर थीटा होता तो 1 प्लस cos थीटा, ये sin स्क्वायर तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन, पावर कितनी है, यहाँ कितनी है, सिंगल, देखो सिंगल कॉमन करना है, हाँ, ऐसा करने से पता है इसका एंगल डबल हो गया, पहले ओमेगा दी थी, आप कितना हो गया 2 में, एंगल डबल हो जाए डजन में तक, हमें पावर सिंगल करें, जब भी पावर एक से ज्यादा आती पावर को सिंगल कर लेंगे भाई,
तो क्या आया y इक्वल टू a 1 माइनस cos 2 ओमेगा t। ये समझ में आया सबको? ये मिला दूं नहीं मिटाऊं? तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बोल सकते हैं बेटा y इक्वल टू a बाई 2 माइनस a बाई 2 cos 2 ओमेगा t होता है। ये फंक्शन ऐसा है। बताओ ये डाइजेस्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा और ऐसा हो गया सही है। हम देखो इस y को देखने जा रहे हैं। y तो y के दो पार्ट है, दिस एंड दिस एंड पहले इसके बारे में सोचते हैं। साइन कोस का फंक्शन है, ये उसका एम्पलीट्यूड है। साइन कोस का फंक्शन है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, सिंगल फ्रीक्वेंसी। ओहो ये भाई सब तो ऐसा है। साइन कोस का फंक्शन है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, सिंगल फ्रीक्वेंसी ऐसे है। लेकिन उसके भी आगे माइनस को कुछ और लिखा हुआ है a बाई। तो ये क्या लिखा है? इस बात को लेकर क्वेश्चन पूछा है लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर पूछा है। और ये जो बताता है इसके मोशन मीन पोजीशन। अरे ये मीन पोजीशन कहलाती है। आज के बाद ध्यान रखिए, बोले क्या ध्यान रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आगे जो टर्म मल्टीपल होती है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, और उसके भी आगे कुछ और आ जाए प्लस माइनस के साथ कांस्टेंट पैरामीटर, वो उसकी मीन पोजीशन कहलाती है। बच्चों ये एसएचएफ तो है, पर इसकी मीन पोजीशन कौन है? a/2 के अबाउट ये एसएचएफ है। आपको इससे पहले फंक्शन पढ़ा था y इक्वल टू a sin 2 ओमेगा t। बताओ ये कौन है? एसएचएफ। बताओ ये एसएचएफ है तो ऑसिलेटरी तो है ही। अगर ऑसिलेटरी है तो कोई मीन तो होगी ना इसकी। वो सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आगे जो टर्म आपको उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं, उसके भी कुछ और आगे हो तो वो क्या होगा? उसकी भी बताओ आगे कुछ और है क्या? अरे नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? जीरो। ओहो इसका मतलब इसकी मीन पोजीशन जीरो है। जीरो के अबाउट एसएचएफ है। तो जैसे यहाँ जीरो है वैसे यहाँ फोर a बाई टू। ये एसएचएफ तो है पर इसकी मीन पोजीशन ऑरिजिन ये कौन है? a/2 के अबाउट ये ऐसा एसएचएफ है। पर इसके मीन पोजीशन बदल गई। एनसीईआरटी का सोर्स एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिए ये एसएचएफ तो होता है पर इसकी मीन कौन है? ऑरिजिन नहीं है। इसकी मीन पोजीशन a/2 है, तो a/2 के अबाउट एसएचएफ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी, यहाँ पर एसएचएफ की बात करें, इट इज एसएचएफ अबाउट, इट इज एसएचएफ अबाउट, इट इज एसएचएफ अबाउट its mean position, its mean position table। लेकिन एक बात और बताऊं ना, अगर ओरिजिन के अबाउट में आपसे बात ये फिनोमेना पीरियोडिक बट नॉट डबल आदि, तो चलो बताते हैं आप। ये समझ आया? पहले तो बताऊं कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसके आगे एम्पलीट्यूड कहलाता है, उसके भी आगे कुछ और हो तो क्या कहलाएगा? मीन के अबाउट ये क्या हो गया? एसएचएफ। कौन सी मीन? इसके बाई के अबाउट क्या होगा? एसएचएफ। और अगर मैं ओरिजिन के अबाउट देखूं तो ये फिनोमेना पीरियोडिक बट नॉट एसएचएफ। कैसे बताओ? पहले तो देखो बताते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। बनाते ग्राफ। देखो ग्राफ कैसे बनता है। ये टाइम और ये वाई और ये जीरो और ये लाइन मैंने मार्क कर दी है और ये लाइन मैंने मार्क कर दी है। इसका ग्राफ जो बनेगा वो साइनसॉइड ग्राफ बनेगा और वो ग्राफ ऐसे जाएगा। अब ये कैसे बनेगा ये तुम देख रहा है। जब तुम समझाओगे भी समझा दो। चलो समझा देता है। ठीक है, मैंने जीरो पुट करो और जीरो a/2 और a/2 इसका t बराबर जीरो पर यहां से स्टार्ट। अरे चलिए अब मैं बताऊं कोस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? +1। अगर ये +1 हुआ तो इसकी वैल्यू जीरो आती और कोस का मिनिमम वैल्यू अरे -1 है ना। तो बेटा ये -1 हुआ तो ये माइनस माइनस प्लस ओ ए, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम की क्योंकि ए मतलब ये ग्राफ 0 से 1 बीच में चलेगा। इसका क्रॉस होगा 0 से तो मैक्सिमम कहाँ जाएगा? ए। फिर कहाँ आएगा? 0। फिर कहाँ जाएगा? 0 से ए। बोलो भाई बन गया। अब आप बताओ ये इसकी मीन a/2 पोजीशन से कौन है? तो मीन से ऊपर कितना गया? शाबाश, मीन से ऊपर a/2 गया, नीचे भी कितना गया? a/2। ये इसकी कौन है? मीन एम्पलीट्यूड है।
तो उसकी मीन कौन है a by 2, इसका एम्पलीट्यूड कितना a by 2, इसलिए कर रहा है अप एंड डाउन एक्सपेक्ट। किसके अबाउट, अब मीन के अबाउट कर रहा है, ऑसिलेटरी है, तो हो रहा है मजा आ गया a by 2 तो बना, ताकि मैं आपको ओरिजिन के अबाउट, तो आप कहता ओरिजिन के अबाउट पूरा ग्राफ वन साइड बन रहा है, ऊपर ऊपर ही बन रहा है, नीचे यानी ओरिजिन से नीचे है ही नहीं, इसका मतलब ओरिजिन के अबाउट ये ऑसिलेटरी नहीं है। ऑसिलेटरी क्या होता है, जितना ऊपर उतना, मतलब ये ऑसिलेटरी अगर देखें ओरिजिन के बाद ऊपर ऊपर मतलब नीचे तो बन रहा, इसका तो ओरिजिन के बाद ऑसिलेटरी, अब जब ओरिजिन के बाद ऑसिलेटरी नहीं है तो ऐसे चेप हो ही नहीं सकता। ध्यान रखिए ओरिजिन के बाद अगर हम देखें तो पीरियोडिक तो है, पीरियोडिक तो है, एक टाइम के बाद वैल्यू रिपीट कर रहा है बार बार, जा रहा आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा आ रहा है। अरे बोलो, तो ओरिजिन के बाद पीरियोडिक तो है पर ऐसे चेप, तो इसके दो आंसर होते हैं, it is SHM about its mean function a by 2 and it is periodic but not SHM about origin। ये समझ आया? हाँ तो दोनों लिख लेना, ये बात ध्यान रखेंगे, but it is periodic but not SHM and it is a periodic but not SHM, that is not SHM about origin। अच्छा कोई बता सकता है यहाँ पर इसके मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा? आकाश, अरे ओमेगा तो इससे निकालेंगे ना, बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, तो टाइम पीरियड कितना होगा? बिल्कुल ये ध्यान रखना, इसका टाइम पीरियड जो टी होगा ना बेटा वो पाई अपॉन ओमेगा। अच्छा कोई बता सकता है इसके मोशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा? a by 2, एम्पलीट्यूड तो a by 2 ही होगा, तो 3 से ऊपर कितना गया a by 2, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा a by 2 और t कितना होगा पाई अपॉन। फॉर क्वेश्चन में ओरिजिन के बाद तो क्या बोलेगा पीरियोडिक बट नॉट एक्सिलेंट, लेकिन अगर इसकी मीन a by 2 के बाद पूछे तो ऐसे ध्यान रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो टर्म की मल्टीपल हो उसका बोलते हैं एम्पलीट्यूड, उसके भी आगे कुछ और हो तो फिर एक क्वेश्चन का जवाब और देना आपको है ना, ये नोट कर ले, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, a sin क्यूब ओमेगा। यार तुम लोग गजब करते हो यार, तुम्हारी आंखों में जादू है क्या? देख के बता दो पीरियोडिक बट नॉट एक्सिलेंट। आपको भी हाल बताया मैंने कि जब भी पावर एक से ज्यादा होती है पहले सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे। फैन तो चलाए थे नहीं हो तुम, सीलिंग से कर दे तुम्हारा, देखते आंसर आता है। अरे जब देखते आंसर आ रहा है तो फिर मेरा क्या काम है, जाऊंगी फंक्शन दे दूंगा पेपर में टेस्ट में सीधा आंसर टिक। पावर जब भी एक से ज्यादा होती है हमारी ड्यूटी उसको सबसे पहले सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है भाई। चलो करो देखिए, कर ले बेटा, चलिए बताओ क्या लिखेंगे। बोले सर इसके दो टुकड़े कर दो यार, साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, लिखो डायरेक्ट, तो ऐसे लिख सकता हूँ ये, और ये होगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2, और ये होगा साइन, ये फंक्शन ऐसा होगा सिंगल ऑर्डर नंबर करते हैं। बोलो बोलो बोलो, अब चाहे तो इसको और फर्दर फुल कर सकते हैं, पर हम बायो कुछ करें, हमें ज्यादा मैथ आती है अभी, हम तो काम की बात कर रहे हैं। बोले क्या, बोले हमें फंक्शन को देखना है, तो बोले कैसे यहाँ भी देख सकते हैं। अब अगर उसको ओपन भी करेंगे तो क्या आएगा, a sin ओमेगा t और जो भी आएगा और एक sin ओमेगा t cos 2 ओमेगा ऐसे आएगा। आप बताओ साइन कोस का फंक्शन आ रहा है, यस आ रहा है, इसका इनपुट जो भी आ रहा है बेटा कांस्टेंट के वेरिएबल जो भी आएगा हमें उससे मतलब नहीं, पर जो भी आएगा कांस्टेंट आएगा, या साइन कोस का फंक्शन है इनपुट भी कांस्टेंट है। अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं, एक ओमेगा और एक 2 ओमेगा, यार एक ओमेगा एक 2 ओमेगा आ रही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है, इंटीग्रल मल्टीपल है, एक ओमेगा एक 2 ओमेगा, ओहो पीरियोडिक बट नॉट एसिस्टेंट होगा, साइन कोस का फंक्शन है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है, इंटीग्रल मल्टीपल कॉम्बिनेशन में है, और इसलिए इसको क्या बोलेंगे सर, ये साइन कोस का फंक्शन एब्सोल्यूट कांस्टेंट से ज्यादा, इंटीग्रल मल्टीपल पीरियोडिक है बट नॉट एसिस्टेंट, पीरियोडिक बट नॉट एसिस्टेंट, पीरियोडिक बट नॉट एसिस्टेंट, थोड़ी लाइक है आप लोग। बॉडी की जो एक्सरसाइज 1 सॉरी फिंगर बॉक्स 1 का पहला क्वेश्चन,
बिल्कुल निकाल सकते हैं, शाबाश, टाइम पे बताओ। और क्या, एक ओमेगा और एक 2 ओमेगा। तो ओमेगा, ओमेगा मतलब टी, बिल्कुल, टी का वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा। टोटल है क्या? पिक्चर बॉक्स वन, ओ सॉरी, अब यही थे क्या? तो मैं जल्दी चल रहा हूँ क्या? मॉडल्स क्लास में जरूर लेकर आएंगे, है ना बेटा, क्योंकि मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा, वही डॉक्टर बताता है मॉडल। पिक्चर बॉक्स वन का फर्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। पिक्चर बॉक्स वन का पहला क्वेश्चन हो गया ना, देखो, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, तो पढ़ लिया हम लोगों ने। हाँ जी बताइए। मतलब तीन तरह के फंक्शन है, एसएचएम, पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम एंड नॉन पीरियोडिक। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पूछा जा रहा है, वही मैंने आपको पढ़ाया, ध्यान रखिए, हमारा क्वेश्चन आएगा तो इसके आसपास आएगा, इसी लैंग्वेज में चलेगा। ओके रेडी? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पहला फंक्शन बताओ कैसा होगा? एसएचएम होगा। दूसरा फंक्शन पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। तीसरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक एसएचएम। और ये हमने पढ़ा है पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। कर सकते हैं ऐसा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक आर्टिकल और पढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं, अब अगला जो आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ेंगे तो 15 मिनट हमारे पास है, 5 मिनट में एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, इसे 20 हो जाएगी। 10 मिनट में पढ़ाऊंगा, मेरी बात सुनना, फिर आप नोट करना 5 मिनट में, फिर 5 मिनट क्वेश्चन आप। हम बात करने वाले हैं अब सुपर पोजिशन ऑफ एसिड। एक से ज्यादा एसिड जब सुपर इंपोज होते हैं, मिक्स होते हैं, फिर नया एसिड बनता है। वो कैसे बनता है, उसको लिखते कैसे बनता है, उसको बोलेंगे। फिर आपको ये, तो आप चाहो तो हेडिंग बना लो, सुपर पोजिशन ऑफ एसिड। सुपर पोजिशन ऑफ एसिड, सुपर पोजिशन ऑफ एसिड। तो हम क्वेश्चन से बना रहे हैं आपको कि मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन दिया y इक्वल्स टू ये है a sin ओमेगा t, और प्लस यहाँ पर लिखा बेटा t cos फाइंड इट्स रिजल्टेंट। आपको तो ये फंक्शन एसएचएम है, एसएचएम। अब ये आपको तो ये अपना आप एक एसएचएम है और ये अपना आप एसएचएम, और दोनों ऐड हो रहे हैं, फिर नया एसएचएम बनता है ना, y भी एसएचएम है बेटा। तो जो रिजल्टेंट एसएचएम यहाँ पर बनेगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा वो बना के दिखाना है, तो इसका रिजल्टेंट फॉर्म क्या होगा ये देखना है। तो मैं पहले दिखा रहा हूँ, अब आप पास करो, तो फिर है समझ लेना है करना क्या है। तो आप तो जानते हैं आता है, लेकिन फिर भी एक बार देख करते कैसे बेटा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये y इक्वल टू a sin ओमेगा t यहाँ पर है, और ये है b cos ओमेगा t। यहाँ पर हम देखें तो ये काइंड ऑफ एसिड है, नहीं है? और ये भी काइंड ऑफ एसिड है, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, प्लस ऐड होने का मतलब सुपर इंपोज हो रहे हैं, मिक्स, एक नया सिंबल है। हम इसको बोल देते हैं एक बार के लिए y1, और सपोज ये मान लेते हैं y, और दोनों प्लस हो रहे हैं, एक नया सिंबल बनता है। आपको पता है ये कहने को एसिड में, पर कहने को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम लिखते हैं ना y इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इक्वल टू a cos ओमेगा t, बेसिकली y कौन होता है? अंदर एसिड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। और जब वेक्टर क्वांटिटी उनको ऐड करते हैं तो यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा लगता है, ये भी वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर होता है, तो वेक्टर होता है, मतलब हमें वेक्टर अलजेब्रा लगाना है। y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर इक्वल टू y वेक्टर, इन दोनों का हमें ऐड करना है, और ये वेक्टर अलजेब्रा है। आप पढ़ते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर। r वेक्टर जो यहाँ पर आता है वो बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा a और b होता है। अगर a और b फोर्स है तो r भी फोर्स ही आएगा, तो क्या बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। अगर a और b डिस्प्लेसमेंट है तो r भी क्या आएगा, मतलब जिस भाषा में ये दोनों होंगे उसी भाषा में वो आता है। बस उसके दो बातें बदल, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
है ना। रिजल्ट का मैग्नीट्यूड आता है फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी cos थीटा, और डायरेक्शन का फॉर्मूला tan phi b sin थीटा अपॉन a प्लस b। वो यहाँ लगने वाला है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये कहते है ना, एक कैरेक्टर का ए ऐसे चीज है पर कैरेक्टर का वेक्टर है, इन दोनों का सम करेंगे। ये वेक्टर बिल्कुल ऐसा ही होता है जिसकी ये दोनों होते हैं। जिस भाषा में दोनों होते हैं उसी भाषा में क्या है, बस इसमें दो बातें होती है, एटीट्यूड है। अब यहाँ किसको मेजर करते हैं, किसको आपको नहीं लगता है, और वेक्टर इसको दो बातें डायरेक्शन है। अब ध्यान रखेंगे जो भी इनका एटीट्यूड होता है वो इसका मेजर करता है। आपको तो वाई का मैक्सिमम, तो ये साइड का मैक्सिमम ये भाई ये हुआ ना। तो y एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इसका जो भी एटीट्यूड होता है ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर मैं आपसे पूछूं y का मैग्नीट्यूड a, y का मैग्नीट्यूड b, जो भी इनका एटीट्यूड होता है उसका मैग्नीट्यूड है। दूसरा, जो भी इनका इनिशियल फेज एंगल होता है, तो ना इनिशियल फेज सब रिपीटर है, आप सब जानते हैं पढ़ते हैं, आपको आइडिया है। ओमेगा का जो बेस एंगल है ये जोड़ोगे होगा उसके बाद कुछ एंगल होगा फाई, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज एंगल। ये है बेटा a sin ओमेगा टी, ये है कोस का बोल सकते हैं sin ओमेगा टी प्लस, हम इसको टाइम ऐसा बोल सकते हैं बेटा b sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 इसका पूर्ण इनिशियल फेज, मतलब उसका इनिशियल फेज 0। तो जो भी इनका इनिशियल फेज होगा वो हमारे लिए इनकी डायरेक्शन का होगा। मतलब मैं मानता हूं कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना a और जिसका डायरेक्शन 0 है, मतलब ये ऐसा वेक्टर जो रेफरेंस के अलग लाइन कर रहा है, रेफरेंस से 0 है। मैं मान लेता हूं सपोज मेरा रेफरेंस x एक्सिस, ये x एक्सिस पे लाइन कर रहा है, उसके अलावा लाइन कर रहा है, उससे ये 0 है लाइन उसका लाइन। तो भाई साहब प्लस पाई बाय 2 10 मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 10 मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल को बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और माइनस का मतलब क्लॉकवाइज। ये भाई साहब रेफरेंस से पाई बाय 2 एंगल आगे लीड कर रहा है प्लस, ठीक है ना। तो इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन हमें पता लग गई, पता लग गई हमें रिजल्ट है। तो उसको फाइंड करने के लिए मैं फैक्टर यूज करते हैं फेजर डायग्राम का। मैं बोलता हूं इनका दोनों का फेज डेल्टा डायग्राम प्लॉट कैसे करते हैं बोले समझ रहे। हम यहाँ पर सबसे पहले दो परपेंडिकुलर लाइन बोल रहे, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ये आर्टिकल व्यू में भी होता है, इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ दो परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, ये मेरा रेफरेंस है एक्स एक्सिस, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, ये एंगल 0 मानूंगा। तो इस लाइन को अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में लिखूंगा तो मैं इसको बोलूंगा बेटा ये मेरे लिए sin ओमेगा t प्लस 0 डिग्री। अब इधर से जाऊंगा तो sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, तो ये एंगल क्या मानेंगे बेटा पॉजिटिव। ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो यहाँ क्या लिखूंगा sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, इट मींस cos ओमेगा, ये लाइन cos ओमेगा t ये होगा बेटा। अब आप बताओ ये लाइन क्या होगी बोले sin ओमेगा t प्लस पाई, तो sin ओमेगा t यहाँ पर लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा sin ओमेगा t प्लस पाई, इसका मतलब होगा माइनस sin ओमेगा t। ध्यान रखना किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पीछे अगर पाई हो प्लस तो उसको हटाना होगा आगे माइनस, ये sin ओमेगा t है तो ये माइनस sin ओमेगा t, और उसको देखिए ओमेगा t प्लस पाई, समझाया। ये क्या आएगा sin ओमेगा t प्लस 3 पाई बाय 2, तो उसको क्या लिखूंगा देखो सुनो sin ओमेगा t प्लस 3 पाई बाय 2, इस 3 पाई बाय 2 को दो टुकड़े कर सकते पाई प्लस पाई बाय 2, तो sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, sin ओमेगा t प्लस पाई का मतलब माइनस साइन और प्लस पाई बाय 2 को कोस, मतलब इस लाइन को आज के बाद क्या बोलेंगे माइनस कोस ओमेगा t। ये समझ में आ गया सबको, ये sin ओमेगा t है तो ये माइनस sin ओमेगा t होगा, ये cos ओमेगा t है तो माइनस cos, और ये ऐसे आता है। इधर चलेंगे तो प्लस 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 प्लस, और इधर चलेंगे तो sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, sin ओमेगा t माइनस पाई, sin ओमेगा t माइनस 3 पाई बाय 2 है। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव चलता है, और ये ऐसा लिखते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री एक्सिस है, ये sin cos माइनस sin माइनस cos, ऑलवेज हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन है हम ऐसे ही लिखते हैं sin माइनस sin cos माइनस cos। अब उसके बाद दोनों वेक्टर को हम प्लॉट करें, प्लॉट कैसे करते हैं तो हम लोग बोला यार ये पहला वेक्टर है, वो है पहला वेक्टर बोले तो y1, और ये आगे प्लस है, प्लस साइन प्लस, तो करने को प्लस है, ये प्लस है ना बेटा,
प्लस साइन प्लस साइन प्लस, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी और आपको तो ओमेगा टी यहाँ पर प्लस 0 है, इसका मतलब ये वेक्टर इस लाइन के लोग लाई करेंगे। ओहो, इस वेक्टर का डायग्राम मैंने बनाया, ये y1 है, इसकी वैल्यू कितनी बेटा 1 और इस लाइन के लोग लाई कर रहा है, ये इस वेक्टर का डायग्राम बनाया मैंने, ये साइड में प्लस 0 है ना, और नो प्लस नो माइनस, इसी लाइन के लोग लाई करेंगे। दूसरा वेक्टर कौन है, कोस ओमेगा टी, ये कोस है और आगे क्या है प्लस, प्लस कोस, पेन को प्लस कोस, माइनस कोस क्या माइनस हो गए यहाँ रखते हैं, आगे जो भी साइन उसको देते हैं, तो ये प्लस कोस पे रखते हैं, प्लस कोस कर दिया, ये प्लस कोस बेटा। अब प्लस कोस ओमेगा टी उसके बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब ये वेक्टर इस लाइन के लोग, और ऐसे तो साइन ओमेगा टी प्लस कर रहे थे, ये वाला साइन ओमेगा टी हो गया, यहाँ पर ये दूसरा वेक्टर प्लस को बोलते हैं बाई 2 इसके बाद तो वेक्टर है, इसको साइन और ये कॉस, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इनके मिडिल में पास होता है, और हम इसको बोलते हैं रिजल्टेंट पाई। बोलो अब आप बताओ इसका कितना मैग्नीट्यूड है ए, इसका कितना, हम इसको कोई नया मान लेते हैं कैपिटल, ठीक है, और ये वेक्टर जो रिजल्टेंट है इनके पीछे पास करेगा, तो मान लेते हैं पहले वेक्टर से एंगल बनाना है, सपोज थीटा, ये इसकी डायरेक्शन है। अब बताओ इस y को क्या लिख सकते हैं, तो जब y की डिस्ट्रिक्ट जो बनेगी वो बनेगी कैपिटल ए, रेफरेंस से कितना एंगल ऊपर है थीटा, तो बोलेंगे साइन, और ये बनेगा ओमेगा टी प्लस थीटा, ये मेरा रिजल्टेंट है। अब खास से कोई रिजल्टेंट बिल्कुल इसी भाषा में लिखा हुआ है, बस इसको दो बातें बची, एटीट्यूड एंड डायरेक्शन, एटीट्यूड एंड इसको बोला डायरेक्शन, इनिशियल फेज एंगल को डायरेक्शन, एटीट्यूड किसको बोलते हैं आगे लिखा है, ओके। अब ये ए और थीटा निकालना है, इसको निकालेंगे वेक्टर अलजेब्रा, तो दोनों में कितना एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल होता है ना बेटा उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, यहाँ क्या बोलते हैं फेज डिफरेंस, फेज एंगल का डिफरेंस कितना है 5 है, तो रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं, एक का वैल्यू कितना a स्क्वायर, एक का कितना है b स्क्वायर, एक का कितना है 2ab cos pi by 2, ओहो एक का वैल्यू कितना बनेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और थीटा निकालना उसके लिए tan थीटा यूज करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़ा tan थीटा डायरेक्शन वाला, b sin pi by 2 a plus b cos pi by 2, b अपॉन a, हमें थीटा चाहिए, थीटा कितना आएगा tan इनवर्स b अपॉन a, ये थीटा क्या और थीटा आएगा, नाउ इक्वेशन y की क्या बनेगी, रिजल्टेंट फॉर्म क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस tan इनवर्स b अपॉन a, और ये मेरे पास ये दो एसएचएम है बेटा, अगर इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्टेंट आपको बनता हुआ है, ये एसएचएम है ना कांस्टेंट, और सिंगल फ्रीक्वेंसी क्या ये लिखने का तरीका है कि जब भी दो वेक्टर ऐड करते हैं या दो स्टेप पुश कराना है, हम एक को मानेंगे y1 एक को मानेंगे y2, और ऐसे डायग्राम प्लॉट, जैसे प्लॉट करोगे दोनों वेक्टर का डायग्राम आ जाएगा, तो कैसे लिख जाएगा, तो उसका रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू पास होगा, पहले वेक्टर से थीटा बनाएगा, पहले वेक्टर से कितना मानते हैं थीटा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है a, और उसकी इक्वेशन लिखिए, अब a और थीटा हम इससे सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे ना बेटा ये वाली ना, ये वाला, हमें पता है कि दो वेक्टर आपके पास ऐसे बेटा, दिस वेक्टर दिस y1 और ये y2, अब दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मिला, तो मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच के पास होता है, ये बड़ा वेक्टर अलजेब्रा में कोई बॉडी यहाँ रखी, एक हम इधर खींच रहे हैं और एक हम इधर खींच रहे हैं, तो बॉडी कैसे जाएगी निकला है, रिजल्टेंट फोर्स दो वेक्टर का वो नहीं पूछ रहे, मैं ये बोल रहा हूँ ये मेरे पास वेक्टर, और वेक्टर का आगे जो टर्म होती है ना, ये उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, और जो भी इसका इनिशियल फेज सिंबल होता है वो उसकी डायरेक्शन कहलाता है, y का वेक्टर हो गया, मेरा y का वेक्टर हो गया, अब दो वेक्टर जब ऐड होते हैं तो नया वेक्टर बनता है,
जो वेक्टर नया बनता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे दोनों होते हैं। दो टर्म जोड़ेंगे तो दो रिजल्ट टर्म आएगी, वो उनकी जैसी तो आएगी। जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट बनता है वो बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसे वो दोनों होते हैं। बस उसमें दो बातें बदलती है, मैग्नीट्यूड एंड और मैग्नीट्यूड को बोलते हैं यहाँ पर ए और जस्ट को बोलते हैं थीटा, और ए और थीटा को हम बोलते हैं, हम वेक्टर जगह से ऐसे निकाल लेते हैं खुद कर। वेक्टर पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में, तो वेक्टर ही तो है इनडायरेक्टली, और क्या है, यहाँ से यहाँ तक चल रहा था ऐसे से, उसके बाद तो वेक्टर हो गया क्वेश्चन। चल रहा है सर, जोर से बोलो, अरे यार इनको आज क्या हो गया। सर एक बार और समझाया ना यार, आप इसको पढ़िए फिर आपके पास तो वो पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा बेटा। आप तो एक काम करना, आप इसको रिकॉर्डिंग को पोस्ट करके दोबारा सुनना। टाइम भी हो गया बेटा, दोबारा रिपीट नहीं करना। अब आपको क्वेश्चन देंगे ना तो क्वेश्चन में फिर दोबारा समझेंगे। अभी तो मैंने आपको समझाया, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप करना, उसके बाद फिर उसको समझाऊंगा। फिर तो और भी करना पड़ेगा क्लास में। आप एक काम करते हैं, आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं, घर से बनाए जो मैंने मेथड दिया था ना उसी मेथड से करें, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे, ये लाइन फिक्स होगी ना, ये बाबा आपको वैसा नहीं करना, आपको ध्यान रखना साइन, ये साइन बना लेंगे, उसके बाद दोनों को प्लॉट करेंगे, है ना। और डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बनने के बाद जैसे दो वेक्टर का डायग्राम आएगा उसके बीच में एंगल दिख जाएगा आपको, बोलो बेटा। और जब एंगल दिख जाएगा तो उनके बीच में रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो दो वेक्टर का डायग्राम आपको दिखेगा तो उनके बीच में रिजल्टेंट जाएगा, वो रिजल्टेंट वो जो होगा उसका एक नया मैग्नीट्यूड होगा कैपिटल ए, मान लो कैपिटल ए, और पहले वेक्टर से एंगल उसका थीटा, ए और थीटा लिख कर ये लिखो। अब इस वेक्टर में हमें दो बातें पता करनी है, ए एंड थीटा, दो ही दो फॉर्मूले पता करना। बिल्कुल, अगर हम यहाँ कोस से लिखेंगे तो देखो ये वेक्टर होगा तो ये थीटा नहीं होगा, फिर ये थीटा होगा, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे ए अपॉन बी और माइनस होता है ये होगा। हाँ सुनना ध्यान से, अगर मैं कोस से लिखूंगा, भैया थीटा आपने कहाँ से लिखा, पहले वेक्टर से, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो अगर मैं इधर से लिखूंगा तो ये क्या होगा, कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एंगल इधर आएगा ना माइनस में, तो कोस ओमेगा टी माइनस थीटा, लेकिन थीटा ही बदलेगा। अगर ये थीटा 30 डिग्री थीटा तो 60 होगा ना उल्टा, तो फिर यहाँ पर tan इनवर्स a अपॉन b हो जाए। अगर मैं उसको कॉस पर लिखूं क्या, याद रह जाएगा आपको भाई, इसको बोलेंगे बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, बोलो, माइनस tan इनवर्स ए बाई बी होगा। ये और ये दोनों है। अच्छा तो आपको मैं वही क्वेश्चन देने वाला था, लेकिन आपने पहले पूछ लिया, अच्छी बात है, आप गलती नहीं करें, क्योंकि इसको गलती करते हैं फिर देखो मजा आता है ना। फिर मैं अब आप गलती में नहीं होगी, ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, y इक्वल्स टू 5 साइन ओमेगा टी माइनस रूट 3 कॉस ओमेगा, और ये क्वेश्चन फाइंड इट्स रिजल्टेंट। बस ब्रैकेट को ओपन कर लेना बेटा, है ना, दो एक्शन दिख जाएंगे आपको, दोनों को प्लॉट करके सोचिए। ठीक है भाई, आपकी बात है। ओके, थैंक यू।